हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और अब तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम एक बहुत ही लाजवाब सेशन लेकर के आ गए हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी की बहुत सारी डिमांड थी, आपके बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि सर वन शॉट भी साथ में लेके चलिए। तो अपने बब्बर शेर और शेरनियों के कहने पर आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 जो कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है चैप्टर, इसका वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यानी ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है और ये बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ब्रह्मास्त्र है। याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाहर फिर अब आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिए। इसलिए कॉपी पेन लेकर के कमर कस के बैठ जाइए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं बबुआ। बाकी जो बच्चे बोलते हैं कि सर क्या होगा, क्या अच्छे नंबर हम ला सकते हैं, क्या हमारा 90 प्लस आ सकता है, तो ये वीडियो उसी के लिए है भैया, 90 प्लस स्कोर करने के लिए ही। बस आपको एक हौसला बनाए रखना है। कहते हैं ना कि लाख दलदल हो मगर पांव जमाए रखना, खाली ही सही मगर हाथ उठाए रखना। कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता, अजी कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। और ये बात हम हमेशा बोलते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, देख लेते हैं इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है ना। एक एक करके सारे टॉपिक का निपटारा हम कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है कि कूलाम का नियम क्या है। वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। और ये आपके एग्जाम में ज्यादातर हालांकि 2 ही नंबर में देखने को मिला है, कभी कभार केसेस में आ जाता है, कभी ऐसे आ जाए 3 नंबर, नहीं ज्यादातर 2 नंबर में, कि वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि कूलाम का नियम बोलता क्या है, नियम क्या कहता है। क्योंकि 1 नंबर में कभी कभार केवल नियम अकेले पूछ लेता है और बाकी पूरा फार्मूला वगैरह जैसे प्राप्त करना होगा तब 2 या 3 नंबर में आता है। तो कूलाम का नियम हमें यह कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल। अब 2 बिंदु आवेश हैं बबुआ, लाइक दैट यहां पे 2 बिंदु आवेश हैं, एक ये वाला Q1 है और ये वाला Q2 है। तो 2 बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगेगा, अब वो बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण। यानी दोनों अगर विपरीत होंगे, ये लड़का है ये लड़की, ये दोनों क्या अट्रैक्शन होगा, पास आएंगे। लेकिन अगर दोनों लड़का है दोनों लड़की हैं, यानी इनके बीच क्या होगा, तो इनके बीच तनाव पैदा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो ये दूर हटेंगे। तो बस ऐसे समझना है ना, और गलत डायरेक्शन में मत समझना। तो यहां पर वही चीज है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो क्या होता है, बल होता है बबुआ, उनके गुणनफल यानी उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझने का प्रयास करिए। जैसे प्यारे बच्चों अपन मान लेते हैं कि 2 बिंदु आवेश क्या है, एक बिंदु आवेश Q1 है, एक बिंदु आवेश अपन ले लिया Q1 और दूसरा Q2, ठीक है। और इनके बीच की दूरी, भाई इनके बीच की अपन मान लेते हैं कुछ ना कुछ दूरी है, और वो दूरी हम क्या ले लेते हैं, R है। वो दूरी क्या है, R है। तो अब यहां भाई नियम के अनुसार 2 बातें अपने को पता चल रही हैं। पहली चीज ये कि 2 बिंदु आवेशों के बीच, अब इनके बीच जो भी बल लगेगा, अभी हमने बताया ना, इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण भी लग सकता है, प्रतिकर्षण। और ये एक बार पूछा गया है कि कब आकर्षण लगता है कब प्रतिकर्षण। तो प्यारे बच्चों, जैसे अगर एक प्लस है, ये Q1 प्लस है और ये माइनस में है, तो इनके बीच तब जाकर के आकर्षण लगेगा। यानी प्लस माइनस है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना। और उसके बाद अगर ये माइनस माइनस है या प्लस प्लस है,
ठीक है, माइनस माइनस है या प्लस प्लस है तो वहां प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना। अगर जहां विपरीत लिंग है, लड़का लड़की है, प्रेम की बातें होंगी, अट्रैक्शन होगा। विपरीत लिंग है तो भैया वहां प्रतिकर्षण होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। बस ऐसे समझ जाइए, इसके ज्यादा आगे मत समझना। ठीक है, तो यहां पर पहली चीज हमें यह बताया कि जो ये बल लग रहा है, ये जो बल लग रहा है प्यारे बच्चों, ये बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, ध्यान देना, इनके गुणनफल के, यानी ये जो बल लग रहा है, पहली चीज कह रहा है कि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो। इक्वेशन नंबर 1 अपन दे देते हैं, सीधी सी बात। फिर कह रहा है यही जो बल होता है, ये बल उनके बीच की दूरी यानी जो आर है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूसरे केस में कह रहा है ये जो बल है व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है किसके, इनके बीच की दूरी के वर्ग के। इक्वेशन नंबर, अपन करते क्या है, समीकरण 1 व 2 को मिला देते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, तो भैया 1 व 2 को जब मिला देते हैं प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। समीकरण 1 व 2 को जब मिला देंगे तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और जब भी हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट यानी कोई ना कोई चीज क्या है, नियतांक के रूप में लगती है। तो यहाँ F बराबर जब हटाएंगे तो यहाँ K लग जाएगा और यहाँ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और इस K का मान इस K के स्थान पे, तो चूंकि ये जो K है वो नियतांक है तो इसके स्थान पे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं। तो यहां पर वही चीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा भैया कूलाम का नियम। यही क्या हो जाएगा बच्चों, कूलाम का नियम। और जहां पे एक चीज और ध्यान देना, एक चीज का और ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां तो लिखेंगे जहां 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। दिख रहा है पूरा, नहीं दिख रहा है थोड़ा इधर से लिख देते हैं, 1 मिनट। 9 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया अभी नहीं दिख रहा है, हाँ। तो ये मान भी याद रखना बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ती है। न्यूमेरिकल में ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान 9 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर ये मान होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या चीज, कूलाम्स लॉ। बहुत ही प्यारा सा नियम है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। टेंशन नहीं लेना, आप लोगों ने यूं ही बदनाम कर रखा है फिजिक्स को। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए। कुछ भी नहीं है, जब तक मोनू सर हैं, MK सर हैं आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी ये सारी क्लासेस विदाउट एनी कॉस्ट होंगी, फ्री, एकदम फ्री में, 1 रुपया आपसे नहीं लेना। ठीक, तब काहे का समस्या है, पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश होगा, पूरा न्यूमेरिकल का 1 शॉट आएगा, तो काहे का टेंशन। चलिए नोट कर लीजिए बबुआ। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भैया कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भले ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों लेकिन इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 शॉट है तो 1 शॉट में सारे क्वेश्चन रखेंगे ना, कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं।
वैद्युत बल रेखाएं क्या है और इनके लक्षण कहेगा या इनके गुण कहेगा, ठीक है, ये ज्यादा पूछता है। अब वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक। चलिए देख लेते हैं भैया। तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या है, पहले परिभाषा, वैसे इसकी लंबी चौड़ी सी भी परिभाषा है, लेकिन हम हमेशा एकदम ऐसी परिभाषा आपको देंगे कि जो आपको बहुत सिंपल लगे, क्योंकि रटाना हमारी फितरत में नहीं, ठीक है। चीजों को रट कर आप नहीं तैयार कर सकते, बस 2 दिन 4 दिन 1 महीने, बस चीजें फिर उसके बाद दिमाग से निकल ही जाएंगी। तो ऐसा क्यों ना हम देखें जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाए। तो वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं? तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो अनवरत यानी लगातार, ठीक है, वैद्युत बल की दिशा का प्रदर्शन करती है, ठीक। और वैद्युत बल रेखाएं जैसे मान लेते हैं कि कोई तार है, ठीक है, या जैसे 2 बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश मान लेते हैं प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश। तो अब एक चीज का ध्यान देना, अब यहां से जो बल रेखाएं निकलेंगी, जैसे यहां से ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रहा है इस तरह से, ये ठीक, ये जो बल रेखाएं होती हैं, यही बल रेखाएं क्या है, ये बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है। यही बल रेखाएं क्या है, ये जो निकल रही हैं वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो सीधी सी बात कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो लगातार वैद्युत बल की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, यानी दिशा को बताती हैं। और सबसे ज्यादा जो जरूरी क्वेश्चन यहाँ बनता है, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछता है कि वैद्युत बल रेखाओं के लक्षण या फिर वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा इसी फिगर में अच्छे से कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। अब कभी ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि ये एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों? क्योंकि बच्चों जैसे ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, मतलब जैसे यहां से निकल रही हैं ऐसे, तो भैया एक साथ इनकी 2 दिशाएं बनेंगी। अब एक साथ इनकी 2 दिशाएं संभव नहीं है, तो इसलिए ये एक, क्योंकि ये कटान बिंदु पर 2 दिशाएं बनाएंगी और एक साथ ये पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। दूसरा है कि ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, मतलब ये धन सिरे से हमेशा ऋण सिरे की तरफ चलती हैं, जैसा कि दिख रहा है। अगला है कि ये तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ने का, जैसे डोरी को तान कर ऐसे खींचकर ऐसे कर दिया जाए, तो तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। अगला कि ये सतत रेखा या वक्राकार, तो ये देख रहे हैं आप वक्र के रूप में, तो या कोई चीज अगर ऐसे है तो इसको वक्र बोला जाता है, तो ये देख रहे हैं वक्राकार होती है। तो ये क्या हो जाते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वैद्युत बल रेखाओं का, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया इसको भी। हो गया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा ही है लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ये भी इंपॉर्टेंट है, भले 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है बच्चों, 2 से 3 नंबर में तब पूछा जाता है जब कहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए, ठीक है, ऐसा करता है तब। तो वैद्युत क्षेत्र पहले क्या है वो जान लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते, देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वैद्युत क्षेत्र, तो इसको अपन 2 से 3 तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं। एक तो एकदम सरल वाली कि वह क्षेत्र,
यानी किसी चालक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक वैद्युत का प्रभाव हो, यानी वैद्युत बल को अनुभव किया जा सके, वो क्षेत्र ही क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। एकदम सरल वाली परिभाषा हमने बताया ना कि जहां तक वैद्युत का अनुभव किया जाए वो क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। या फिर ये वाली परिभाषा देख लीजिए, ये वाली परिभाषा भी बच्चों बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान है। बस थोड़ा सा लगेगा कि बड़ी परिभाषा है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। कह रहा है कि किसी आवेश के चारों ओर, कोई आवेश ले लेते हैं, जैसे बबुआ अपन कोई आवेश ले लिए, यहां पर कोई आवेश क्यों है, तो कह रहा है कि किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर, तो इसके चारों ओर अपन एक फील्ड बना देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का। ये हमने एक फील्ड बना दिया इसके चारों ओर, ठीक है। तो कह रहा है कि यही तो बोल रहा है, यही बोल रहा है कि किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर, तो इसके पास में कोई दूसरा आवेश हम क्यू नॉट रख दें, तो भैया यहां पे अब प्लस क्यू नॉट रख देते हैं, तो दूसरे आवेश को ले जाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तब वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। मतलब बहुत सिंपल सी परिभाषा है। कोई आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई दूसरा आवेश रख दें और रखते ही इनके बीच में या तो आकर्षण बल का अनुभव हो या तो प्रतिकर्षण बल का, तब वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक, अब हमको ये पता है, कूलाम के नियम में हमने पढ़ लिया है, अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखे हैं तो यहाँ माइनस क्यू आवेश आएगा, तो ये आकर्षण का अनुभव करेगा, और यहाँ प्लस क्यू आवेश अब रखेंगे, ये प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। यही चीज, ठीक है। 1 मिनट पानी पी ले भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है, गला सूख रहा। चलिए अब देखते हैं भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो रहा वैद्युत क्षेत्र। अब हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाली जो बल की तीव्रता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत सिंपल सी ये भी परिभाषा है, ध्यान देना। मतलब ये बोल रहा है बच्चों कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकदम परिभाषा ध्यान से समझिए यहीं से। अब कह रहा है एकांक, देखिए धन परीक्षण आवेश, अगर यहां पे अगर प्लस क्यू है तो ये क्या कहलाएगा? धन परीक्षण, और यहां पे ध्यान देना नॉट लगाएगा, ठीक है। तो यहां पे प्लस क्यू नॉट हो जाएगा, और इस पर लगने वाले कह रहा बल की तीव्रता को ही क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E बराबर F अपान क्यू नॉट। तो प्लस यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे क्यू नॉट, यही क्या हो जाता है? परिभाषा हो जाता है। तो यहां पर बोल रहा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे ई से दर्शाते हैं, याद रखना, किससे? ई से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? ध्यान से समझिएगा भाई। बल है F, क्या है? बल। बल का मात्रक न्यूटन। न्यूटन। क्यों क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक कूलाम। तो हम ये कह सकते हैं क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। ये तो रहा मात्रक।
अब उसके बाद इसका हमने बताया ना विमा भी पूछ लेता है, इसका विमीय सूत्र बताओ। तो देखिए विमा कैसे निकालेंगे, बल का विमा होता है ml t के पावर -2। ध्यान से समझना बच्चों, बल का विमा, और नीचे Q बराबर I इंटू टी होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है, I धारा है, इसका A होगा, T का T होगा, तो नीचे AT हो जाएगा। अब जब यही ऊपर जाएगा, जब यही ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ध्यान से समझिए, ये M रहेगा, L रहेगा, अब यहाँ पे T पे समझो +1 है, लेकिन ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, और यहाँ A है +1 तो ऊपर जाएगा A इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ MLT पे -3 A पे -1 यानी A इनवर्स, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बड़ा प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है बबुआ, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए, ठीक है, नोट करते चलिए एक एक पॉइंट। हो गया, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ये भी पिछले साल पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये सब छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, और ये मतलब क्या है, अक्सर रेगुलर पूछे जाते हैं, ठीक है, छोटे हैं लेकिन खोटे हैं, तो याद रखना, हलचल मचाते रहते हैं पेपर में, तो इसको भी अपन बच्चों इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं। और ये वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दे रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला, इस पे तो न्यूमेरिकल भी बनता है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है, अगर आप शब्दों को पकड़िए, क्योंकि आधे से ज्यादा काम हो जाता है ऐसे ही। नाम है कि वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव यानी दो ध्रुव। तो यहां पे ध्यान देना, अब परिभाषा हम ये लिखेंगे कि समान परिमाण, परिमाण का मतलब क्या है, मतलब मात्रा समान हो, ठीक है, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेश को, यानी उनका यूं कह ले मान बराबर हो, मान यानी समान परिमाण का मतलब वही सी मात्रा, मान कुछ भी कह सकते हैं, माप बराबर हो, लेकिन उनपे आवेश विपरीत हो, यानी एक प्लस हो तो एक माइनस, तो वही चीज कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेश को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से या न्यूनतम दूरी पर रखने से जो स्ट्रक्चर बनती है, यानी जो संरचना बनती है या जो निकाय बनता है, वही वैद्युत द्विध्रुव होता है। प्यारे बच्चों, जैसे हमने यहां पर रख दिया, अभी बताया ना कि एक -q आवेश रख दे, और दूसरा क्या कर दें, 1 मिनट, क्या हो गया भाई, हाँ, जैसे क्या किया कि एक -q आवेश रख दिया जाए और एक +q आवेश रख दिया जाए, तो कह रहा है कि दो विपरीत प्रकार के आवेश हों और यहां पे क्या है, इनका समान परिमाण हो, तो इनको एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से, यानी यहां पर एक दूसरे को अल्पतम दूरी पर हम रख दें, तो अल्पतम दूरी पर रखने से इनकी जो ये जो संरचना ये जो बन रही है, ये संरचना ही क्या कहलाती है, ये संरचना ही वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। अब अल्पतम दूरी मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या है, ए पे हमने -q आवेश, बी पे +q आवेश रख दिया है, और इनके बीच की जो अल्पतम या न्यूनतम दूरी है वो क्या है, 2l है, ठीक, ये अल्पतम दूरी ही क्या है, 2l है, और यहां पर जैसे बीच में बिंदु O कर देंगे तो आधी आधी मिलकर के LL हो जाएगी, तो वहां तक अभी नहीं जाना, केवल इतना समझ लो, बस यही हो जाएगा कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेश को एक दूसरे से न्यूनतम कह लें
या अल्पतम दूरी पर रखने से, अल्पतम दूरी है क्या यहाँ पर, 2l है। तो ये जो संरचना बन रही है, ये जो निकाय बन रहा है, यही वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। आई बात समझ? चलिए अब देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, अब यहीं से अपन लिख सकते हैं कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश का मान, तो भैया आवेश के मान जो है वो समान रहेंगे, तो मात्रा जो समान है यानी क्यों, अब प्लस क्यों माइनस क्यों नहीं, केवल क्यों, क्योंकि उसका मान बोल रहा है। तो दो आवेशों में से किसी एक आवेश का मान तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से दर्शाते हैं। ठीक है, ये बात भी लिख देते हैं बबुआ कि P से इसे P से दर्शाते हैं। तो यहां पे क्या बताया गया कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश, दो आवेशों में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी क्या है 2l का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो P बराबर Q गुणे 2l, यही क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या 2QL लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, या करके हम ऐसे लिख सकते हैं भैया कि P बराबर 2QL। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना सर बुक में ऐसा लिखा है, तो कोई डाउट ना रहे 2QL। अब देखिएगा इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा भैया, मात्रक क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझिए क्या हो जाएगा मात्रक, बताइए आप लोग। देखिए क्यों क्या है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और यहां L क्या है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, या फिर इसको हम बड़े में लिखेंगे C और छोटे में M। इसको सेंटीमीटर मत समझ लेना, क्योंकि सेंटीमीटर को ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब है बड़े में C लिखा है, इसका मतलब कूलाम मीटर। जैसे अगर M और फिर बड़े में C लिखा जाता है तो इसका मतलब अब मिली कूलाम हो जाता है, ऐसा नहीं मीटर कूलाम, तो सबका अलग अलग है अपना। उसके बाद अब इसका हम विमा भी तो निकालेंगे, क्योंकि हमने बताया ना बच्चों कि इसका पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए, तो विमा भी निकालना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए विमा तो और भी आसान है। आवेश Q का क्या होता है AT होता है, Q का इसके पहले बताया, L का केवल L होगा, तो सही से लिखेंगे LTA। तो इसको LTA जैसे एक ट्रिक की तरह याद रख लो, LTA मतलब लता, LTA लता, लता यानी लता से लता मंगेशकर, तो क्या हो जाएगा LTA, यही इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, है ना सिंपल, बहुत मजेदार है बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हुआ, चलिए अब चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं भैया डेरिवेशन पर इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनको भी तो देखना है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये वन शॉट होता है, वन शॉट थोड़ा लंबा जाएगा भले ही, लेकिन इतना याद रखना कि एक ही चैप्टर में पूरा का पूरा यानी एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। देखिए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है अपने। ठीक, चलिए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों अपन क्या करेंगे, देखिए जो कुछ कहा जा रहा है स्टार्टिंग में आपने थोड़ा लाइन पकड़ लिया, एक दो लाइन, उसके बाद तो आराम से इसको निपटा दोगे। कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमको निकालना है।
अब बिंदु आवेश, मान लेते हैं बच्चों कि किसी बिंदु O पर कोई आवेश प्लस क्यू आवेश रखा गया है। क्या रखा गया है? प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, किसी बिंदु O पर, तो कोई बिंदु O है, वहां पे प्लस क्यू आवेश रखा गया है। अब उसके बाद ध्यान देना, O से मान लेते हैं कि O से R दूरी पर, O से R दूरी पर, दूरी क्या है? R, R दूरी पर कोई बिंदु P है। क्या है बच्चों? कोई बिंदु P है। एक एक पॉइंट अच्छे से समझते चलना बबुआ, कि यहां पर R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा गया है। क्यू, तो इतनी सी बात समझ में आ गई। हमने क्या बताया कि माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, तथा उसे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे प्लस क्यू मतलब क्यू नॉट आवेश रखा है, और यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। तो अगर लिखना चाहे तो थोड़ा लिख सकते हैं, और लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे बच्चों थोड़ा कि माना एक बिंदु O है जिस पे प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे तथा इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर क्यू नॉट आवेश रखा है, आवेश रखा है, तथा यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिएगा एकदम सिंपल सा है। अगर मानना चाहें कि इसका हम परावैद्युतांक के भी मान सकते हैं, बट वो चीजें सब नहीं देखना। ठीक, क्योंकि निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान एक ही हो जाता है। तो कूलाम के नियम से लिखेंगे, कूलाम के नियम से। तो भैया कूलाम का नियम क्या होता है बबुआ? कूलाम का नियम अभी आपने सबसे पहला पॉइंट ही पढ़ा कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। तो यहाँ Q1 की जगह क्यों है, Q2 की जगह क्यू नॉट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि Q इंटू क्यू नॉट अपान R स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे यहां पे, अब लिखेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगा वो E बराबर क्या होता है फार्मूला, F अपान क्यू नॉट। तो F का मान तो अपन यहां पर देख रहे हैं पूरा का पूरा सीधा, तो यही मान यहां पर क्या कर देना है, रख देना है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा F बराबर, सॉरी E बराबर, F नहीं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कि E बराबर F का पूरा मान, F का ये पूरा मान है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान R स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा?
नीचे क्या ये हो जाएगा क्यू नॉट, क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है, ये ई। तो यहां से ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या बबुआ, तो यहां पर बचेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद इधर बच जाएगा Q/r²। यही हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर ये निगमन नहीं पूछता, डेरिवेशन अगर नहीं आता बच्चों, तो इस पे न्यूमेरिकल आता है, जैसा कि पिछले साल का मतलब यानी 2026 के बोर्ड एग्जाम की बात करें तो इस पर एक न्यूमेरिकल, इस पे एक सवाल यानी आंकिक प्रश्न पूछा गया है, इसलिए याद रखना कि महत्वपूर्ण है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया, चलिए अब देखते हैं आगे हम अगला क्वेश्चन की वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। अगर हम बात कर लें बबुआ तो इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से ये एक है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बबुआ, क्योंकि इसमें 2 से 3 इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो लगभग हर साल फिक्स है कि आना है उनको। एक तो आपका एक हो जाएगा ये, इसके बाद एक दो और हैं भी बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले अच्छी स्थिति में, और ये पूरे के पूरे, क्योंकि पहले चैप्टर में बहुत सारे डेरिवेशन हैं और पहला चैप्टर बहुत लेंदी चैप्टर है, इसमें भर भर के डेरिवेशन आते हैं। ये आता है पूरे 5 नंबर का और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहे हैं, याद रखना। ठीक, तो देखिए अच्छी स्थिति में कह रहा, और वो भी कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो मान लेते हैं सबसे पहले बच्चों की, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। तो यहां से हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, ए बी ले लिया। देखते चलना, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है और ये चीज लिखेंगे भी नहीं, ठीक, क्योंकि कोई जरूरत नहीं पूरा गाथा लिखने की। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, तो यहां पे लिख दिया, एक ए है तो दूसरा बी है, जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। यहां तक बात समझ में आई कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है भैया, ए बी है, जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे कि माना द्विध्रुव की लंबाई जो है वो क्या है, 2l है, द्विध्रुव की जो लंबाई है वो क्या है, 2l है। फिर अब लिखेंगे कि माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, अब O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, यानी यहीं से बबुआ r दूरी पर इसके अक्ष में, r दूरी पर इसके अक्ष में क्या है, एक बिंदु P है, यानी यहीं से अगर डैश डैश करते चले जाओ इसके अक्ष में सीधे, यहां पर एक बिंदु क्या कह रहा है कि एक बिंदु P है r दूरी पर, और यहीं पर हमको क्या है, r दूरी पर एक बिंदु P है, यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। सीधी सी बात है,
बस इतना सा देखना है। अब आपको बस इसमें एक ही चीज समझनी है। अगर हम आपसे कहें, अब आप बताइएगा बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि प्लस क्यू से पी की दूरी कितनी होगी और माइनस क्यू से पी की दूरी कितनी होगी, तो आपको बताना है। पहले समझने का प्रयास करिए। एक हमने लाइन खींच दिया, लाइन बता दिया कि मान लेते हैं कि ये है 20 सेंटीमीटर। कितनी? 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर है, यानी इस इतना मानिए, पूरा पूरा का पूरा यहां से मानिएगा आप, हम यहां पे बता रहे हैं, है ना, कि पूरी अगर 20 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली आर जो है, समझ लो ऐसे, आर समझ लो 20 है, और इसके बीच में यहीं पर एक छोटा सा कट लगा दो, या यहां पर कट लगा दिया जाए, जैसे यहां पर कट लगा दिया जाए, और हम कह दें इधर का 8 हो गया, तो अब जो बचा खुचा है इधर का, केवल इधर का इतना कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर जी ये 12 हो गया। क्यों? क्योंकि कहेंगे पूरी दूरी में इतनी वाली दूरी घटा दो। तो प्यारे बच्चों, वही काम करना है, वही काम करना है। अगर हम प्लस क्यू से पी की दूरी, यानी ये जो डैश डैश दूरी दिख रही है, कोई आपसे ये पूछेगा तो आप क्या बताओगे? क्योंकि हमने यहां पर जब इसको आधा किया, हमने इसको जब आधा किया बच्चों, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई? तो ये वाली दूरी इधर की एल हो गई और इधर की भी एल हो गई, है ना, ये वाली दूरी भी एल यहां, और इधर वाली दूरी भी एल। तो पूरी दूरी यहां आपको देखिए ओ तक की पूरी दूरी आर दिख रही है, और इतनी सी दूरी एल दिख रही है। अब इतना का कोई पूछ रहा है, तो इस पूरी वाली दूरी में हम आर में एल घटाएंगे, तब ये प्लस क्यू के कारण दूरी निकल जाएगी। इसी तरह अब हमको माइनस क्यू से देखना पड़ेगा, तो यहां से आर से ओ तक की तो दूरी आर है, मतलब यहां ओ से पी तक की दूरी तो आर है। अब इसमें इतना और ऐड कर देंगे, हमें क्यू तक चाहिए, यहां तक की, यानी इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो माइनस क्यू के कारण जब कहेंगे तो यही आर प्लस एल हो जाएगा। बस मेरे प्यारे बच्चों, आपको केवल और केवल यही समझना है, बाकी पूरी कहानी सेट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बस यही आपको समझना था इसमें। तो आप लिखेंगे, थोड़ा लिखेंगे कि प्लस क्यू से पी की दूरी, प्लस क्यू से पी की जो दूरी हो जाएगी वो आर माइनस एल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर माइनस एल। ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू से पी की निकाल रहे हैं, पूरी आर है, इतनी एल है, तो घटाएंगे तब ये वाला निकलेगा। इसी तरह माइनस क्यू से पी की दूरी, तो माइनस क्यू से पी की दूरी जो निकलेगा वो क्या होगा? अब समझ गए कि भैया इतनी दूरी आर है, जब इसमें और एल ऐड कर देंगे तो आर प्लस एल हो जाएगा, तो ये आर प्लस एल दूरी हो गया। ठीक है, तो अब इतनी सी बात, अब तो हमने क्या निकाला? दूरी। अब हम निकालेंगे कि प्लस क्यू के कारण पी पर कितनी तीव्रता निकलती है, और माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर कितना तीव्रता। तो यहां पर अब हम लिखेंगे बबुआ, हम लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे कि माइनस, सॉरी पहले प्लस से है तो प्लस से लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, पर तीव्रता, यानी बिंदु पी पर तीव्रता। तो बिंदु पी पर तीव्रता जो होगा बच्चों, वो हो जाएगा E1 बराबर, E1 बराबर, उसको E1 लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होता है? Q अपान आर स्क्वायर, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। तो Q अपान आर स्क्वायर, और R क्या है? तो भैया प्लस क्यू के कारण जो R है, दूरी है, वो क्या है? R माइनस एल है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। इसी तरह से, ठीक है, इस तरह से क्या है कि आशिकी का असर छोड़ जाएंगे, यानी इस तरह से अब हम दूसरा भी निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों की माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता,
तो बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण क्या तीव्रता होगी, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे बच्चों। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा Q अपान R। अब इसके लिए माइनस क्यू के कारण क्या था दूरी, तो R प्लस L है, तो यहां स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना हमको, देखिए हमने दूरी निकाल लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता, यानी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, क्योंकि यही तो निकालना है कि हमें द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो अब हम लिख देंगे बबुआ, तो लिखेंगे क्या चीज, अब लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। ठीक है, ये परिणामी तीव्रता निकालेंगे यहां से आराम से, थोड़ा ऊपर ही लिखिए नई जगह। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो कुछ नहीं करना बच्चों, अब वैल्यू रखते चले जाओ, फिर भिन्न, जैसे भिन्न वाला जोड़ घटाना चलता है वैसे चलता चला जाएगा। तो यहां हो जाएगा E बराबर क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना E1 का पूरा मान, तो Q अपान क्या हो जाएगा, R माइनस का ये L का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस में E2 का मान यहां से पूरा उठा के रख देना है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q अपान क्या हो जाएगा बच्चों, R प्लस का L का स्क्वायर। अगर आप दोनों में ध्यान दें तो कुछ चीज कॉमन दिख रहा है, तो हम कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है बबुआ, दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर भी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा क्या चीज, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना। ठीक है, अब उसके बाद बचा क्या, यहाँ 1/R माइनस L का स्क्वायर हो गया, और माइनस में यहाँ पे 1/R प्लस L का स्क्वायर हो गया, ये कॉमन बच गया, मतलब यहाँ पे लेने के बाद, ये कॉमन लेने के बाद इतना बचा। तो पहले इतना नोट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए अब देखते हैं इतना, देखिए इतना बचा खुचा है, ठीक है, इतना है। अब करना क्या है कि क्रॉस गुणा कर देना है, इसमें हमको क्रॉस गुणा कर देना है। क्या था वहां तक आपने देखा, एक बार लिख देते हैं फिर से। था क्या बच्चों, E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो बार आप लोग मत लिखिएगा, ये तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, और नीचे यहाँ R माइनस L का स्क्वायर था, और यहाँ पे 1/4, सॉरी 4 नहीं, वो तो बाहर हो गया, R प्लस L का स्क्वायर, ये तो बस ऐसे दूसरे पेज में समझने के लिए इतना है ना। अब इसमें क्या करना है, क्रॉस गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा E बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच गया भैया, और यहां पर क्या होगा, इसका गुणा इधर कराएंगे तो ये R प्लस L का ये होल स्क्वायर, माइनस का ये चिन्ह रहेगा, और ये R माइनस का L होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, तो नीचे ये R माइनस L का होल स्क्वायर है ही, और ये R प्लस का L। अब एक चीज ध्यान देना,
अब ऊपर यहां पे बन क्या रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा बच्चों, लेकिन है तो 5 नंबर में ना, तो यहां पर हो जाएगा, ध्यान से समझना, इसको हम बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस यानी क्या, 2RL, 2RL यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। उसके बाद यहां माइनस लगाओ, यहां पर भी जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहां लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस 2RL, ये इतना कोष्ठक में रहेगा अभी। और नीचे क्या है, नीचे अगर ध्यान दीजिए, एक कोष्ठक में a माइनस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी, यानी एक कोष्ठक में a प्लस बी हो, एक कोष्ठक में a माइनस बी हो, ये सर्वसमीका होता है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि a प्लस बी अगर एक कोष्ठक में हो, a माइनस बी एक कोष्ठक में हो, तो इसके बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। लेकिन अगर यहां पे स्क्वायर लग गया है तो बच्चों, अगर इसमें क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, याद रखना। तो यहां पे आर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर भाई माइनस का एल स्क्वायर होता, लेकिन बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहां पे आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, याद रखना ये, क्योंकि यहां स्क्वायर लगा है तो इसलिए हम एक स्क्वायर और बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा क्या करते हैं, ये जो चिन्ह माइनस है अंदर गुणा कर देते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का ये आर स्क्वायर, चिन्ह अंदर जाएगा, ये भी माइनस एल स्क्वायर कर देगा, ये माइनस से इसको प्लस कर देगा 2RL, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो r की पावर में हम 4 लिख सकते हैं, और माइनस का यहां पे l की पावर में भी हम 4 लिख सकते हैं, ऐसा लिख देंगे या स्क्वायर का स्क्वायर रहने देंगे, कोई दिक्कत ना, इससे कोई हमें समस्या नहीं होने वाली। अब इसके बाद देखिए बच्चों, एक मिनट, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा E बराबर, इसमें आप जरा देखिए कुछ कटने वाली चीजें हैं, अगर हो तो काट दीजिए। तो देखिए एक तो माइनस ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से कट गया, ये एल स्क्वायर से कट गया, बचा क्या, यहां पे जो भी बचा है, देखिए 2RL बचा है, तो ई बराबर एक, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, सॉरी क्यों तो बाहर रख रहे हैं भैया, क्यों तो यहां से मिस कर दिए, क्यों है ना, इसको क्यों तो भूल रहे हैं, सॉरी क्यों साथ में रखे ना, तो ये हो जाएगा क्या चीज, क्यों अपान ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कोष्ठक के अंदर क्या बचा है कि यहाँ पे कि भाई 2RL प्लस 2RL मिलके कितना 4RL, इतना हो गया, और नीचे वही कितना है, R की पावर में 4 है और माइनस का L की पावर में 4 है। अब एक चीज यहां ध्यान देना कि यदि क्या कर दें कि यदि L का जो मान है, यदि L इज मोर लेस देन R, कि यदि L का जो मान है वो R के मान से एकदम छोटा कर दिया जाए, यानी नगण्य ना के बराबर, तो ऐसे केसेस में L का मान समझो खत्म, 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या बच जाएगा बच्चों, E बराबर ये Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर कितना हो गया 4RL, और नीचे केवल R की पावर 4 बचा, इतना, क्योंकि यहां माइनस L की जगह 0 समझो हो गया, कोई दिक्कत ना, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सही से लिख लेंगे, हम E बराबर इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। जरा ये बताइए इसको क्या हम क्यों गुणे 2L ऐसा कर सकते हैं, क्यों
गुणे यहां से 2 और एक l निकाल लो। अब कितना, अगर क्यों गुणे 2l निकाल लिया तो अब 2 बचा है और r बचा है। इनटू का हम 2r लिख सकते हैं। और नीचे क्या है, तो नीचे r की पावर में 4 है। ठीक है, अब r की पावर में 4 है तो जरा ध्यान से समझिए एक चीज और बच्चों, कि चूंकि चूंकि p बराबर क्या होता है, q गुणे 2l होता है इसके स्थान पे। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं तो काट दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक r से यहाँ एक r कट गया, तो अब बचा क्या, यहाँ पे बच गया है e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद क्यू गुणे 2l इसके स्थान पे p हो जाएगा, यहाँ 2 बचा है तो ये हो गया 2p, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ r के घात में अब केवल और केवल 3 बचा है। तो यही हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कर लीजिए भैया, ठीक, क्योंकि 5 नंबर की बात है। हो गया ना। अब देखिए निरक्षी भी है, ठीक है, निरक्षी वाला भी लगभग सेम ऐसे है, उसमें की बार निरक्ष में बनाना होता है। ठीक, उसकी जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, उसको देख लेना। ठीक है ना, याद रखिए ये वाला जो है ना कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है, इसलिए इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आगे चलते हैं बच्चों, अगला जो टॉपिक है, हाँ हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, ये वाला भी इस चैप्टर के लाजवाब टॉपिक में से एक है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, इस टॉपिक की जरूरत है वैसे पेपर के लिए। याद रखना भैया, कि है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा ये भी टॉपिक है। कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जैसा कुछ कहा जाए बच्चों उसी के अनुसार चलिए। ठीक, उसी के अनुसार चलना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, छोड़ कर आओगे पेपर में। ठीक, यही तो होता है ना कि चीजें अगर आप अपने से कठिन बना लोगे तभी वो कठिन लगती है। नहीं, कोई भी चीज, वैसे भी दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज है ही नहीं, है ना। फालतू का डरते हैं बच्चे, फिजिक्स हुआ है, कोई खूंखार जानवर थोड़ी है खा जाएगा। ठीक है, हम इसको निपटा के मानेंगे। सबसे पहले करते क्या है, कह रहा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगेगा उसके लिए हमें फार्मूला प्राप्त करना है। तो मान लेते हैं बबुआ, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, कोई मान लिया एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। चलिए, हमने कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई ले लिया, ये आपको दिख रहा, माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। ठीक है, ई है, और फिर कह रहा है कि इसमें कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए। लो जी, रख दिया हमने, एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए, और अपन जानते हैं कि मान लिया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, ए बी है। अगर एक पे माइनस क्यू आवेश है, जैसे इस पे मान लेते हैं कि माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, एक मिनट इधर लिखें, नहीं तो अभी गड़बड़ हो जाएगा। मान लेते हैं कि इस पे क्या है, माइनस क्यू आवेश है, इस पे क्या है, माइनस क्यू, और यहां पे प्लस क्यू आवेश है। ये
माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इतना दिख रहा है ना, छोटा छोटा लिखा है, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है। अब इतना समझो कि भैया हमने बल क्या लिखा था, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ अपान क्यू या क्यू नॉट पढ़ा था कि आपने नहीं? तो जो बल लगेगा इस पर, बल क्या लगेगा, E बराबर मतलब F बराबर Q इंटू ई बल लगेगा कि नहीं भैया? F बराबर करेंगे तो Q इंटू ई। तो प्यारे बच्चों इस पे जो बल भी लगेगा वो बल क्या लगेगा, इस पे जो बल लगेगा वो F बराबर Q इंटू ई लगेगा, बल Q इंटू ई। और उतना ही बल इसमें भी विपरीत लगेगा, ठीक है, यहां पर भी F बराबर वो यानी Q इंटू ई लगेगा माइनस में। अगर यहां प्लस पे उतना लग रहा है, इधर विपरीत दिशा में बल लगेगा, ठीक है, इतना। फिर मान लेते हैं कि ये क्या है, थीटा कोण पर रखा गया है। कहां पर? थीटा कोण पर। तो इसको अगर हम डैश डैश करते बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, अगर इसको हम डैश डैश करके भैया पीछे की तरफ बढ़ाते चले जाएं बच्चों, ऐसे, ठीक है, तो एक ट्राइंगल बन गया कि नहीं? और यहां पर क्या है, ये थीटा कोण, और इसको ए बी माना है तो इसको सी दे देते हैं, बस हो गया काम। यही फिगर आपको समझना है, बस ये बना लिया आपने तो समझो पूरा काम, 90% काम फिनिश हो गया। ठीक, हमने क्या बताया कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा गया, ठीक, जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। अब द्विध्रुव की लंबाई जो है, कि जो द्विध्रुव की लंबाई है वो द्विध्रुव की लंबाई भी क्या है, 2l है। फिर आगे लिखेंगे कि इसे वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। तो अब हमें इस पर लगने वाला बलाघूर्ण ज्ञात करना है कि AB पर कितना बलाघूर्ण लगेगा। चलिए पहले लिख लेते हैं, पहले थोड़ा शांति के साथ लिख लेते हैं। लिखेंगे माना देखिए क्या लिखा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। आगे लिखेंगे कि जो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। फिर लिखेंगे कि द्विध्रुव तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बच्चों, तो लिख अब हम डायरेक्टली निकालेंगे कि द्विध्रुव कि द्विध्रुव पर कितना बलाघूर्ण लगेगा वो देखते हैं। तो द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलाघूर्ण होगा, अब देखिए भैया, जो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे
बल की दिशा में लंबवत दूरी, यानी हम यहां से कहना चाहें तो बल आघूर्ण को अपन दर्शाते किससे हैं, टाउ से। टाउ बराबर बल क्या है, एफ, और बल की दिशा में जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी क्या है, एसी है। क्या है, एसी है। अब बच्चों एसी का मान तो अपने को पता नहीं है, तो हमें यहां अलग से एसी का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, एसी। लंब क्या है भैया, इसमें लंब एसी, कर्ण क्या है, एबी। तो एसी बटे एबी। तो ध्यान दीजिए यह हो जाएगा साइन थीटा बराबर एसी अपान एबी। एबी का मान 2l है, तो 2l, तो एसी यहां से निकल आएगा। एसी के बराबर क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो यही वाला जो वैल्यू है वो यहां रख देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टाउ बराबर एफ। अब एफ का मान यहां पर वही जो क्यू इंटू ई है वही, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू का ई गुणे, उसके बाद एसी का मान क्या है, 2l साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, सजा देते हैं। अब यहाँ पे टाउ बराबर क्या करते हैं, यहाँ पे टाउ बराबर क्या करते हैं भैया, तो टाउ बराबर क्यू गुणे 2l पास में रख लेते हैं, उसके बाद ई साइन थीटा एक जगह कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज, टाउ बराबर, अब ध्यान दीजिए क्यू गुणे 2l, आपको याद होगा कि क्यू गुणे 2l बराबर क्या होता है, क्योंकि हमको पता है P बराबर होता है, क्या चीज होता है भैया, तो P बराबर होता है Q गुणे 2l, पढ़ा है आपने। तो इसके स्थान पे हम क्या कर देंगे, इसके स्थान पे P, और यहाँ पे E साइन थीटा, क्योंकि इसके स्थान पे क्या है, P। P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो PE साइन थीटा, और यही क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव मतलब सॉरी बल आघूर्ण के लिए व्यंजक। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो ये टॉपिक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और वैसे भी हमने बताया ना कि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, यहाँ से बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, निगमन वाले डेरिवेशन टाइप के, है ना। तो बोल रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है। प्यारे बच्चों ये भी पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले साल आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, पेपर उठा के देख लेना, ये आया है। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाना है। इसके पहले हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बलाघूर्ण कार्य करता है, और यहां अब देखेंगे कि जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखा है तो उसे घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा। सेम वैसे इसे भी लेकर चलना है। सबसे पहले एक समान हम वैद्युत क्षेत्र की दर्शा देते हैं यहां पर। चलिए यहां पे हम क्या करते हैं कि मान लिया
कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव AB हमने रख दिया। नाम क्या रख दिया भैया? AB, A B, जो क्रमशः -q तथा +q आवेश से मिलकर के बना है। सीधी सी बात। और द्विध्रुव की लंबाई जो है, हमको मालूम है कि जो द्विध्रुव की लंबाई होती है ना, वो 2l है, ये तो पता है भली भांति। और वो क्या है, द्विध्रुव के साथ मतलब थीटा, मतलब यहां पर वैद्युत क्षेत्र के साथ इसे कहां पर, थीटा कोण पर रखा गया है। इतनी सी बात याद रखना कि मतलब थीटा कोण पर इसे रखा गया है। ठीक है। इसमें अब एक काम करना है, इसको घुमा देना है। मतलब जैसे अगर ये ऐसा है तो इसको हम थोड़ा, अगर हम इसको इस तरह से घुमा दें, विस्थापित कर दें, तो विस्थापित करने में ही कितना कार्य किया जाएगा, घुमाने में कितना कार्य होगा, वही चीज अपने को निकालना है। ठीक, चलिए तो यहां पर थोड़ा कुछ चीजें लिखनी होंगी, वो लिख देते हैं। लिखेंगे बच्चों कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण दर्शा देंगे, उसमें थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। आगे लिखेंगे कि द्विध्रुव -q तथा +q से मिलकर बना है। लिखेंगे कि द्विध्रुव क्रमशः -q तथा +q से मिलकर बना है। ठीक है। और द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2l है, इतना लिख सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, अभी तक तो आपने देखा सेम वैसा चल रहा है जैसे उसमें निकाला था। तो द्विध्रुव पर कितना बलाघूर्ण लगेगा, तो इसके लिए अभी हमने निकाल रखा है कि टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। अब तो हमको फार्मूला भी पता चल गया है कि बलाघूर्ण का कितना होता है। अब हम लिखेंगे कि यदि द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन यानी डी थीटा तक विस्थापित किया जाए, मतलब बच्चों अगर ये ऐसे है तो इसको डी थीटा तक यानी इसमें सूक्ष्म विस्थापन कर दिया जाए, ये ऐसे है तो इसकी कंडीशन ऐसे, मतलब ये ऐसे था तो इसको ऐसे विस्थापित कर दिया जाए, सूक्ष्म विस्थापन कर दिया जाए। ठीक है। तो यहां पर जैसे इसमें विस्थापन क्या किया जाए, तो इसमें जो विस्थापन है वो डी थीटा विस्थापन कर दिया जाए। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कि द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, अब भैया विस्थापित करने में कितना काम होगा बबुआ, वो निकालना है अपने को। तो विस्थापित करने में जो किया गया कार्य, अब देखिए सूक्ष्म विस्थापन है, मतलब अगर थोड़ी दूर तक उसको घुमाना है, थोड़ा सा बहुत छोटा सा घुमाना है तो काम भी बहुत छोटा होगा, अगर बहुत बड़ा घुमाना है तो कार्य भी बड़ा होगा। तो इसलिए अगर विस्थापन छोटा करना है तो कार्य भी डी डब्ल्यू होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है,
बल, कार्य बराबर क्या होता है, बल, बल का मतलब यहाँ बलाघूर्ण, और गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो विस्थापन क्या था, डी थीटा। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब यहां पर याद रखना बबुआ, हम लिख सकते हैं इधर थोड़ा सा कि डी डब्ल्यू बराबर, अब यहां पर क्या है, बल आघूर्ण टाउ, टाउ का मतलब पीई साइन थीटा, और इनटू का यहां पे क्या है, डी थीटा। ये इतना हो गया। अब लिखेंगे, ये तो सूक्ष्म विस्थापन, अब इसको बड़े कोण पर विस्थापित करना है, तो अब लिखेंगे कि द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, यानी अब थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करना है, बड़ा विस्थापन करना है, तो कार्य भी बड़ा होगा। चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। हो गया ना। अब याद रखना ये वाली चीजें, इतनी याद रखना, इसके नीचे बस फिर से एक बात समझ लीजिए। सबसे पहले सूक्ष्म विस्थापन किया डी थीटा तक बच्चों यहां पर, फिर उसके बाद अब द्विध्रुव को अब बड़े कोण पर, यानी थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएंगे। अब जब बड़ा विस्थापन होगा तो कार्य भी बड़ा होगा, तो जब बड़े विस्थापन की बात आती है तो ये डी हट जाता है, डी सूक्ष्म के लिए होता है, ध्यान देना। अब बड़े के लिए क्या हो जाता है, समाकलन फिर चलता है, और सूक्ष्म के लिए समझो अवकलन की तरह चलता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पर ध्यान देना बच्चों, इसमें अब लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 समाकलन में लग जाएगी, और यहां डी डब्ल्यू हट जाएगा। तो अब आपका जो चलेगा, अब आपका जो चलेगा भैया, ये हो जाएगा, अब कह रहा है कि थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो ये हो जाएगा, किया गया जो कार्य होगा बच्चों, वो W बराबर समाकलन थीटा 1 अप्रोच टू थीटा 2। अब यहां पे क्या था, पीई साइन थीटा इंटू का डी थी। अब ये हो जाएगा W बराबर, ध्यान देना, पीई बाहर निकाल लो, पीई बाहर निकल गया, और ये समाकलन थीटा 1 अप्रोच टू थीटा 2, ये लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 तक, और साइन थीटा इंटू का डी थीटा। और आपने समाकलन अगर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है डोंट वरी, हम लिख दे रहे हैं, चूंकि देखिए समाकलन साइन थीटा डी थीटा का होता है माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, याद रखिएगा इतना। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा W बराबर ये पीई, और ये ध्यान देना पीई हो गया, और कोष्ठक में यहां पे माइनस का इसका तो कॉस हो जाएगा थीटा, और लिमिट आपकी थीटा 1 से थीटा 2 रहेगी, ध्यान देना लिमिट रहेगा। और लिमिट में क्या हो जाता है, लिमिट जब ऐसा आए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे यानी अगर x है, x की पावर यहाँ a से b है बच्चों, तो हमेशा b माइनस a चलता है, यानी एक बार x के स्थान पे b, एक बार x के स्थान पे a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतनी सी बात याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पे वही चीज हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, पीई अपर लिमिट, यानी एक बार यहां माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा, फिर माइनस का लोअर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान देना, ये अपर लिमिट यहां पे, अब माइनस इस वाले के साथ में ये माइनस भी हो जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो कॉस थीटा ये 1, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब यहां पे इसको थोड़ा सही से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सीधा सीधा, अगर सीधा सीधा जैसे लिखना चाहें बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं कि W बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि पीई
पीई लिख सकते हैं, और कोष्टक में यही कॉस थीटा 1 प्लस माइनस का कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2, यहीं पर चाहे तो आप फार्मूला ये इतना यही बना सकते हैं किए गए कार्य के लिए। लेकिन यदि इसको कभी कभार ऐसे पूछ लेता है, आगे कंडीशन बढ़ा देता है कि यदि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री, यानी साम्यावस्था से थीटा तक, कि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री और थीटा 2 बराबर हम केवल और केवल थीटा मान ले, तब क्या हो जाता है बच्चों, तब ये हो जाता है W बराबर, ये हो जाता है PE, और कोष्टक में कॉस थीटा 1 के स्थान पे 0 डिग्री रखेंगे और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ केवल कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों, ठीक इस तरह से भी फार्मूला हो जाता है। ठीक है, और इस पे भी न्यूमेरिकल आ जाता है, याद रखना। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा बच्चों। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे फिर समझिए प्लस क्यों है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट चलता है। अपर लिमिट में तो ये रख लिया, एक सूत्र का माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस कर देगा, नोट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अब है वैद्युत फ्लक्स क्या है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, है छोटा सा ही लेकिन इंपॉर्टेंट है। परिभाषा आ जाता है वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसकी परिभाषा, और बहुविकल्पी में जब पूछता है तो इसका मात्रक बहुत पूछता है। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत जो गुजरने वाली बल रेखाएं होती हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ऐसे समझिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लेते हैं एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें स्थित काल्पनिक पृष्ठ, तो यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ एक ले लेते हैं। तो कह रहा है जैसे दो हमने ले लिया, दो सिचुएशन को, दो स्थितियों को हम बता रहे हैं आपके सामने। यहां पर ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत, तो भैया इसका क्षेत्रफल, मान लिया कि इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, यहां पर भी इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो इस क्षेत्रफल के, कह रहा है इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं, यानी इसके अभिलंबवत जो भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, जो भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, ध्यान देना, जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, इन वैद्युत बल रेखाओं को ही क्या कहते हैं, इन वैद्युत बल रेखाओं को ही कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। ये क्या है, तो इनको बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। सीधी सी बात, क्या बोला, यहाँ पे बोल रहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने, यानी पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और जैसे यहां पर मान लेते हैं कि अगर थीटा कोण पर गुजारा जाए इस तरह से,
देखिए तो यहां पर क्या दिख रहा है, यहां अभिलंबवत गुजर रही हैं और यहां पर अगर आप देखें तो यहां थीटा कोण बनाते हुए गुजर रही है ना, थीटा कोण। तो इसके लिए जो वैद्युत फ्लक्स, इसके लिए वैद्युत फ्लक्स हो जाता है फाई ई बराबर ई इंटू का ए हो जाता है, और इसके लिए फाई ई बराबर हो जाता है ई इंटू का ए कोस थीटा। और ये फार्मूला हमने बखूबी बहुत अच्छे से आपको निकाल कर समझाया था जब टॉपिक वाइज बता रहे थे, नहीं तो फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे यहां से हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए फाई ई बराबर, ये समाकलन ए यानी संपूर्ण पृष्ठ को दर्शाएगा। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इंटू का डी ए। ठीक, अब एक चीज आपने अदिश गुणनफल पढ़ा है भैया, जैसे वेक्टर जैसे ए इंटू बी हो तो बराबर का ए बी कॉस थीटा फार्मूला हो जाता है। उसी बेसिस पे अगर देखेंगे तो यहां पे हम E इंटू डी ए अगर है तो E इंटू डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा बबुआ, ये हो जाएगा कि समाकलन, ये ए हो जाएगा, ये E इंटू का डी ए कॉस थीटा, E इंटू डी ए कॉस थीटा। अब यहां पे E इंटू कॉस थीटा बाहर फेंक दो, पाई ई बराबर ई इंटू का, यहाँ पे हमने बताया कॉस थीटा बाहर फेंक, तो यहाँ पे समाकलन ए और इंटू का डी, और ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए है, इसका मान केवल और केवल ए हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि, चूंकि लिख सकते हैं समाकलन ए इंटू यहाँ डी ए बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा फाई ई बराबर, यहाँ पे ई इंटू का ये वाला ए आगे ले लीजिए भाई, इसके स्थान पे हमने बताया ए रख दीजिए तो ए यहां रख दिया, ई इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, इंटू ए कॉस थीटा, यही बस आ गया भैया, यही आ गया, यही निकालना था। तो इसको चाहे निकालो चाहे ना निकालो, कोई दिक्कत ना, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, याद रखना। चलिए बच्चों जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला है गॉस की प्रमेय का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये तो भैया इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट है कि समझो ये अड्डा जमा लिया है, ये 5 नंबर में आता है। अब 5 नंबर में आता है, इसको न जाने कितनी बार हमने करवाया होगा। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय, अब प्रमेय अकेले पूछ लेता है तो 1 नंबर, पूरा निगमन कहेगा तब जाकर 5 नंबर। तो गॉस की सबसे पहले प्रमेय देख लेते हैं कि इसका प्रमेय क्या होता है। तो गॉस की प्रमेय क्या है, सबसे पहले प्रमेय देखते हैं। तो इसका प्रमेय होता है कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये होता है गॉस की प्रमेय। क्या कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स,
तो वैद्युत जो फ्लक्स होता है फाई ई, कह रहा है कि उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश यानी क्यू का मतलब गुणा 1/ε0 गुना होता है। यानी अगर इसको सही से देखें तो हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर Q/ε0। इस पे न्यूमेरिकल भी बन जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है गॉस की प्रमेय। ठीक, गॉस की प्रमेय यही होता है। बाकी इसका पूरा डेरिवेशन देखना है तो हम अभी बताएंगे आपको। एक दो टॉपिक और ऐसे हैं कि कहां से आप देख सकते हैं, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, वहां से देख लेना। ठीक, चलिए तो पहले इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें कुछ और भी परिभाषाएं हैं बच्चों, इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा कि सतत आवेश वितरण के लिए इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, जिसमें रैखिक आवेश घनत्व है, रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ये कुछ परिभाषाएं हैं। इनमें सबसे ज्यादा जरूरी, अच्छा एक और चीज हमने वैद्युत फ्लक्स वाले में मात्रक नहीं बताया ना, वोल्ट मीटर, याद रखना बच्चों, भूल गए। वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वोल्ट मीटर, बहुत पूछा जाता है, वोल्ट मीटर याद रखना उसका मात्रक। ठीक, देखिए तो रैखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं, परिभाषा बहुत सिंपल है, बस इसमें आपको फार्मूला और मात्रक याद रखना है। तो किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। नाम ही है रैखिक, रैखिक का मतलब एक रेखा के रूप में, तो भैया तार एक रेखा के रूप में ही होगा। मान लेते हैं कि कोई तार है, तो इस तार की कह रहा है प्रति एकांक लंबाई पर, क्या बोल रहा है कि इस तार की प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश इस पे जितना भी आवेश वितरित होगा, ठीक है, इस पे जितना भी आवेश वितरित होगा वो ही क्या कहलाएगा कि रैखिक आवेश घनत्व। और इसे लेमडा से दर्शाते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर Q/L। ठीक, ये फार्मूला हो जाता है, लेमडा बराबर Q/L हो जाता है। अब मात्रक भी जरूरी है और बिल्कुल जरूरी है, तो इसका मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक निकाल सकते हैं। भाई आवेश का मात्रक कूलाम प्रति, लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम प्रति मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, लेमडा बराबर ये Q/L होता है। ये वाला कुछ ज्यादा ही पूछता है, ये वाला सबसे ज्यादा, इन तीनों में सबसे ज्यादा ऊपर वाला ही एक नंबर में आता है। दूसरा कह रहा है कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, नाम है कि पृष्ठ, अब की बार एक पृष्ठ कह रहा है, पृष्ठ यानी एक क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है, तो बबुआ अब की बार कोई एक पृष्ठ बना लेते हैं, जैसे कोई पृष्ठ बना लिया, बस शब्दों के मतलब को समझिए, और इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या है, ए है। तो अब की बार पूछ कहेगा कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश वितरित होगा उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे आवेश पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसको दर्शाते हैं किससे, तो इसको दर्शाते हैं बच्चों सिग्मा से, किससे, सिग्मा से। तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर, सिग्मा बराबर ये हो जाएगा Q/A, क्योंकि अब की बार बोल रहा है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश वितरित होगा वही क्या हो जाएगा, आवेश पृष्ठ घनत्व हो जाएगा। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं, तो सिग्मा बराबर Q/A। मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक, आवेश का मात्रक तो कूलाम ही होगा, और यहां क्षेत्रफल का है तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है ना।
है ना आसान, कोई भी दिक्कत हुई नहीं। अगला है आयतन आवेश घनत्व। अब आयतन आवेश घनत्व है बच्चों, तो अब आयतन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो आयतन। तो अब की बार किसके लिए भैया, तो अब की बार आयतन के बारे में बात कर रहा है, तो हम आयतन के लिए निकाल लेंगे, है ना। इसके वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, यानी इसके आयतन के बारे में, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं किसी आयतन पर एक समान रूप से, यानी आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको प्यारे बच्चों आयतन आवेश घनत्व को किससे दर्शाते हैं, तो इसको सिग्मा से दर्शाते, सॉरी रो से दर्शाते हैं। रो बराबर क्यू अपान वी, रो बराबर क्यू अपान वी, ये हो जाता है, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो जाता है। चलिए इसका मात्रक भी देख लेते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, तो मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम। अब भैया नीचे है आयतन, वॉल्यूम है, तो आयतन का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। तो सब में याद रखना अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आप ये तीनों परिभाषाएं चुटकियों में आप तैयार कर सकते हो, ठीक। इसको लेमडा से दर्शाते हैं रैखिक आवेश घनत्व को, पृष्ठ आवेश घनत्व को इसको सिग्मा बोलते हैं, याद रखिएगा। और आयतन आवेश घनत्व को रो बोलते हैं, क्योंकि डेंसिटी घनत्व को रो से दर्शाते हैं। तो ये हो जाता है, ठीक। आई बात समझ में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों। चलिए अब इसमें कुछ और भी आपके इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक बचे हैं, ठीक। मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको तो हमने देख लिया, लेकिन और भी इक्के दुक्के बचे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये कुछ और भी टॉपिक हैं। अब देखिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है जितना इसके पहले हमने देखा सारे, लेकिन ये भी है कि गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग। अब प्रमेय तो बता दिया, प्रमेय क्या था बच्चों, तो प्रमेय में आपने इसमें देखा कि गॉस की प्रमेय क्या था, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें ये गॉस की प्रमेय के साथ इसके अनुप्रयोग भी पूछता है एक दो, ठीक है, लॉन्ग में। और अगला है कि एक समान रूप से समतल आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं बच्चों, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये अक्सर पूछा जाता है। और अभी बताएंगे सारा का सारा निगमन, ऐसा नहीं कि हमने करवाया है, आपको टेंशन नहीं लेना, पहले ही बता दिया ना, बताएंगे कहां से देख सकोगे आप। तो इसके लिए एक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई बराबर ये होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये होता है फार्मूला। अब उसके बाद एक और है कि समान मतलब समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए एक फार्मूला जो कि ई बराबर होता है बच्चों कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी फार्मूला होता है। और ठीक है, एक जो अगला है कि अनंत विस्तार वाली चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि ये वाला जो है काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इस पे न्यूमेरिकल बनता है बच्चों, न्यूमेरिकल इस पे आते हैं, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद होता है यहाँ पे 2 लेमडा अपान आर। यहाँ पे अगर 2 नहीं लगाएंगे तो यहाँ भाई जैसे यहाँ 2 नहीं होता है तो यहाँ 2 हो जाता है, यानी काट देंगे ना, 2 दूना 4, तो वही चीज होता है। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये भी कुछ और आपके 2 से 3 गिने चुने हैं
जो कि इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। आई बात समझ में? अब बात आती है कि इनको आप देखेंगे कहाँ से? तो कहीं नहीं ढूंढना बच्चों, हम इस वीडियो के प्लेलिस्ट में, यानी प्लेलिस्ट नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इन सारे वीडियो की जो लिंक है ना वो डाल देंगे, ताकि आप उनको भी नोट कर लीजिए इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है ना? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को, मेरे बब्बर शेर और शेरनियों को ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी लाजवाब लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।